नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज चित्तौड़गढ़ में। आज हम जिस टॉपिक का ऊपर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पैतृक पदार्थों का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण। आज हम इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पैतृक पदार्थों का जो भूवैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। वर्गीकरण को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो पैतृक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं। तो जब हमने चट्टानों के बारे में विस्तार से पढ़ा था, चट्टानें कितने तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। यह एक दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, जिनको हम जल चट्टानों के रूप से भी जानते हैं। जब ये चट्टानें बनती हैं और बनने के बाद में जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है। वेदरिंग भी हमने तीन प्रकार से पढ़ी थी। भौतिक अपक्षय होता है, वेदरिंग को हिंदी में हम अपक्षय के नाम से जानते हैं। हम कह सकते हैं फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। जब ये वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग होने के बाद में जो उन पर जो चट्टानों के जो अवशेष रहते हैं, यानी वेदरिंग होने के बाद में चट्टानें टूट जाती है और टूटने के बाद में जो बचा हुआ जो पदार्थ रह जाता है, उन पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम पैतृक पदार्थ के नाम से जानते हैं। और ये जो पैतृक पदार्थ होते हैं, इनका जो संगठन होता है वो असंगठित होता है, यानी कि सुव्यवस्थित नहीं होता। जिसके अंदर कितनी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है ये हमको पता नहीं होता है, कितने मात्रा में खनिज पदार्थ होता है ये भी हमको पता नहीं होता है। यानी कि किसी मृदा अगर किसी चट्टान का अपक्षय हुआ है, टूटी है, तो उसके अंदर खनिज पदार्थ ज्यादा हो सकता है, इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो सकती है। तो वो अलग अलग चट्टानों के अंदर जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनका जो संगठन होता है वो अलग अलग होता है। और इन पैतृक पदार्थों को हम जब इन पैतृक पदार्थों को रिगोलित के नाम से भी हम जानते हैं। तो उनके ऊपर चट्टानें टूटने के बाद में जो अवशेष बच जाते हैं, उन्हीं अवशेषों को क्या कहा जाता है? पैतृक पदार्थ कहा जाता है। और उन्हीं का वर्गीकरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो पैतृक पदार्थ होते हैं, पैतृक पदार्थ ये कहाँ कहाँ से बन सकते हैं? तो जो आग्नेय चट्टान होती है उनसे बन सकते हैं, अवसादी चट्टानों से बन सकते हैं, और एक बन सकते हैं रूपांतरित चट्टानों से। तो यानी कि तीन प्रकार से हमारे जो पैतृक पदार्थ होते हैं वो बन सकते हैं। अब उसके बाद में जो इनका वर्गीकरण किया गया, वो वर्गीकरण देखते हैं कि वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो जो वर्गीकरण किया गया है वो नंबर फर्स्ट किया गया है किसके आधार पर? सेडेंटरी पेरेंट मटेरियल, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, नंबर फर्स्ट है हमारा सेडेंटरी पेरेंट मटेरियल, इनको हिंदी में हम कहते हैं मूल स्थानीय पैतृक पदार्थ के नाम से हम जानते हैं। नंबर सेकंड आता है हमारा, कौन सा आता है? ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल, यानी वाहित पैतृक पदार्थ आते हैं। तो जो हमारे पैतृक पदार्थ होते हैं साथियों, उनको दो भागों में बांटा जाता है। नंबर फर्स्ट आता है हमारा सेडेंटरी पेरेंट मटेरियल, और नंबर सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल आता है। हिंदी की बात में हिंदी में इसको मूल स्थानीय पैतृक पदार्थ कहा जाता है, और इसको कहा जाता है वाहित पैतृक पदार्थ के रूप में इसको हम जानते हैं। अब बात करें मूल स्थानीय पैतृक पदार्थ क्या होते हैं। तो जो मूल स्थानीय पैतृक पदार्थ वह पैतृक पदार्थ होते हैं या वह पदार्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं जब चट्टानें टूटती हैं, टूटने के बाद में उनके जो अवशेष रहते हैं वो उसी जगह पर पड़े रहते हैं, और उसी जगह पर पड़े रहने के लंबे रहते हैं, और उन्हीं पर लंबे समय तक जो भी मृदा के निर्माणकारी जो कारक होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक और मृदा निर्माणकारी क्रियाएं होती है, वो क्या होती है? हम जस्ट इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। उन सभी दोनों कारकों की वजह से वहां पर अगर मृदा का निर्माण हो जाता है, तो अगर वो वहीं पड़े पड़े चट्टान के ऊपर ही मृदा में बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम किस नाम से जानते हैं? तो मूल स्थानीय पैतृक पदार्थ के नाम से उनको जानते हैं। फिर इनको आगे जाकर दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल, दूसरा होता है कुमुलोस पेरेंट मटेरियल। रेसिडुअल की बात करें, रेसिडुअल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं रेसिडुअल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अवशिष्ट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? तो अवशिष्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, अवशिष्ट पैतृक पदार्थ। और कुमुलोस को क्या कहते हैं? तो इसको कुमुलोस के नाम से ही हम जानते हैं। इसका हिंदी शब्द होता है कुमुलोस, इसका हिंदी शब्द क्या होता है? कुमुलोस होता है। अब बात करते हैं इसकी जो अवशिष्ट होता है, ये रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल होता है, ये क्या होता है? तो रेसिडुअल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जो होते तो ये मूल स्थानीय, यानी कि जहां पर चट्टानें टूटी है वहीं पर पाए जाते हैं। लेकिन जो अवशिष्ट पैतृक पदार्थ होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो निर्माण कौन सी चट्टानों के द्वारा होता है? इनका निर्माण नंबर फर्स्ट एक तो होता है आग्नेय चट्टानों से होता है, जितनी भी आग्नेय चट्टान होती है उनसे होता है। नंबर सेकंड किसके द्वारा? नंबर फर्स्ट तो आग्नेय चट्टानों से होता है। दूसरी जो जलद जो चट्टान होता है, इन्हीं का दूसरा नाम अवसादी चट्टान होता है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टानों को इग्नेशियस रॉक्स कहते हैं। और एक होता है रूपांतरित चट्टान, इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो इनके अवशेषों से जो बनते हैं जो
आग्नेय चट्टानें और जलद चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें टूटने के बाद में जो इनके अवशेष रह जाते हैं, उन्हीं अवशेषों को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट या रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। और ये तो हो गया रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल। अब बात करते हैं जो भारत में लगभग जो मृदा होती है उनका जो वर्गीकरण किया गया वो 8 प्रकार से किया गया। वो कौन कौन से होते हैं वो हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हम बात करें मोटे मोटे रूप में तो पश्चिम भारत के पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिमी जो राजस्थान होता है या वो जो पश्चिमी भारत है वो इस तरफ इसकी डेजर्ट सोयल पाए जाते हैं। ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे एसिडिक सोयल पाई जाती है। अगर भारत के मध्य की बात करें तो मध्य के अंदर जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। समुद्र के तट की बात करें तो लेटराइट मृदा पाई जाती है। इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। उन 8 प्रकार की मृदाओं में से जो मृदा बनती है उनमें बनने के जो कार्य जो जिम्मेदार होते हैं और उनके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनमें से 10% उन सभी 8 प्रकार की मृदाओं में जो पेतरक पदार्थ होते हैं उन पेतरक पदार्थों में लगभग 10% कितना 10% जो पेतरक पदार्थ होता है वो किस प्रकार का पेतरक पदार्थ होता है, तो रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निर्मित कितने प्रकार की मृदाओं में रेसिडुअल या अवशिष्ट पेतरक पदार्थ पाए जाते हैं, तो लगभग 10% मृदाओं के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट होता है रेसिडुअल क्या होता है, तो इनका निर्माण कैसे होता है, तो आग्नेय जलद और रूपांतरित चट्टानों के अवशेषों से इनका निर्माण होता है। वो भारत में लगभग 10% रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल पाए जाते हैं मृदा के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुमुलोस क्या होता है। तो कुमुलोस की बात करें तो कुमुलोस क्या होता है, तो कुमुलोस क्या होता है, तो यह है क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के अवशेष होते हैं। क्या होते हैं, तो ये जो कुमुलोस होता है या कुमुलोस क्या होता है, तो ये कार्बनिक पदार्थों के अवशेष होते हैं। यानी कि किसी भी होते तो स्थानीय पेत्र पदार्थ होते, मूल स्थानीय पेत्र पदार्थ होते, लेकिन जब चट्टानें टूट जाती है, टूटने के बाद में जो वो उनके अंदर जो अवशेष होता है कार्बनिक पदार्थ के अवशेष, जिसके अंदर जंतु अवशेष भी आ जाते हैं, पादप अवशेष और छोटे छोटे मिट्टी के कण ये सभी आ जाते हैं और वो वहीं पर पड़े रह जाते हैं। पड़े रहने के कारण वो धीरे धीरे वो अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे दब जाते हैं और प्रेशर की वजह से, दाब की वजह से दबने लगते हैं और धीरे धीरे जो कार्बनिक पदार्थ के जो अंदर अवशेष होते हैं वो दबने के बाद में उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, यानी कि अपघटन होता है। अपघटन होने के आधार पर, यानी कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के आधार पर कुमुलोस जो पेतरक पदार्थ होते हैं इनको कितने 2 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट होता है पिट और नंबर सेकंड होता है इसमें मक। कौन सा, एक तो पिट कुमुलोस पदार्थ हो जाएगा और एक हो जाएगा मक कुमुलोस पदार्थ हो जाएगा। ये क्या होता है, तो पिट जो होता है इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनके अपघटन के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पिट और एक मक होता है। यानी कि पिट किसे कहेंगे, जब जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका क्या होता है, आंशिक अपघटन होता है। उसका कौन सा अपघटन होता है, आंशिक अपघटन। आंशिक अपघटन होता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है अगर उसका आंशिक अपघटन होता है और उससे जो निर्मित मृदा होती है वो कौन सी मृदा होती है, तो पिट मृदा होती है। और मक मृदा क्या होती है, तो जब कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, पूर्ण अपघटन हो, पूर्ण अपघटन हो, ऐसी मृदा जिसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण अपघटन होता है और उससे निर्मित मृदा को हम क्या कहते हैं, मक मृदा के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड बात करें, जो पिट जो मृदा होती है इनका पीएच मान कितना होता है, तो इनका जो पीएच मान होता है वो 4 से, इनका पीएच मान कितना होता है, तो जो पिट मृदा होती है इनका पीएच मान 4 से कम होता है। जो पीएच जो मान होता है पिट का वो कितना होता है, 4 से कम होता है। और मक मृदा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 4 से ज्यादा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पिट मृदा होती है उनका पीएच मान कितना होता है, 4 से कम होता है और मक मृदा का पीएच मान 4 से ज्यादा होता है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें जो पिट होता है, पिट जो टाइप की जो मृदा होती है इनमें किस प्रकार की फसल की बुआई की जाती है, तो इसमें जो हम बुआई के लिए जो प्रीफर जो फसल करते हैं वो कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। कौन सी फसल हो जाएगी, चावल इसके लिए सर्वोत्तम फसल होती है, यानी कि बुआई के लिए, क्योंकि इसका पीएच मान कम होता है। चावल एक ऐसी फसल है जो अम्लीय मृदा में ग्रो कर सकती है, इसलिए हम पिट जो मृदा होती है उसमें कौन सी फसल उगाते हैं, चावल उगाते हैं।
ठीक है ना। तो इसके अंदर कुमुलोस के अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट कौन कौन से, नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारे पीट इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे मग इंपॉर्टेंट है। इनकी क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है वो हमने देखा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। पीट जो पदार्थ होते हैं वो क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है, आंशिक अपघटन होता है, यानी पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पीट मृदा के नाम से जानते हैं। इनका पीएच मान 4 से कम होता है और चावल इनके लिए सर्वोत्तम फसल होती है बड़े उगाने के लिए। नेक्स्ट बात करें मग की बात करते हैं, तो वह कार्बनिक पदार्थ जिनका पूर्ण अपघटन हो जाता है और उससे जो निर्मित मृदा होती है मग मृदा कहलाती है। पीएच मान 4 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इन 5 पॉइंट, इन दोनों पीट और मग से संबंधित जो 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि इनके बारे में, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल के बारे में विस्तार से देखते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें केवल रेसिडुअल के अंदर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो 10% भारत में जो निर्मित मृदा हो वो उसके अंदर रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल की कितनी 10% मात्रा पाई जाती है। इनका निर्माण किससे होता है, तो आग्नेय जलज और रूपांतरित चट्टानों से इनका निर्माण होता है। कुमुलोस के अंदर ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, पीट और मग मृदा के बारे में जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वाहित पेत्र पदार्थ के अंदर हम देखते हैं कि जल कैसे वाहित पेत्र पदार्थ का कार्य करता है, वायु कैसे करता है, और बर्फ और गुरुत्व ये किस प्रकार से करते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं एक एक। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो जो जल होता है वो जल पेत्र पदार्थों के वाहक का जो कार्य करता है वो 3 प्रकार से करता है, यानी कि अलग अलग जो जल की जो कंडीशन होती है, अवस्थाएं होती है, उस आधार पर ही अलग अलग करता है। यानी कि अगर जल बहने वाली अवस्था में होगा तो वो अलग वाहित पेत्र पदार्थ का कार्य करेगा। अगर एक जगह ठहरा हुआ है तो उसके लिए वो अलग जगह अलग वाहित पेत्र पदार्थ के रूप में भूमिका निभाएगा, और अगर वो सरोवर झीलों के रूप में है तो वो अलग पेत्र पदार्थ के रूप में काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा कौन सा, वाहित पेत्रक पदार्थ। क्या हो जाएगा, वाहित पेत्रक पदार्थ, या इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल के नाम से इसको जानते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, जल के बारे में देखते हैं। जल, ठीक है ना, जल के बारे में देखते हैं। इसको जल के बारे में देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो मूल स्थानीय पेत्र पदार्थों के बारे में हम देख चुके हैं कि ये उसी स्थान जहां पर इन चट्टानों का अपघटन होता है वहीं पर ये एक जगह पड़े रहते हैं। उन स्थानों को हम मूल स्थानीय पेत्र पदार्थ के नाम से जानते हैं। और वाहित पेत्र पदार्थ क्या होते हैं, तो यह पेत्र पदार्थ वह पेत्र पदार्थ होते हैं, यानी कि एक बार चट्टान का अपघटन, चट्टानों का अपक्षय हो गया, यानी चट्टानें टूट गई, टूटने के बाद में जो उनके ऊपर जो पेत्र पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं, उन बचे हुए पदार्थों को या तो जल या वायु या बर्फ अपने साथ में एक जगह से दूसरे स्थान पर उसको लेकर चले जाते हैं। उन कारकों को हम वाहित पेत्र पदार्थ के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा हिमालय पर्वत हो गया, या कोई भी हमारा पर्वत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कोई भी पर्वत हो गया। मान लीजिए यहाँ पर किसी कोई भी चट्टान थी, यहाँ से चट्टान का अपक्षय हुआ और ये चट्टान टूट गई, और यहाँ पर इसके अवशेष पेत्र पदार्थ यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर वो यहीं पर पड़े हुए हैं तो इन पदार्थों, अगर एक ही जगह स्थित रहते हैं पेत्र पदार्थ, तो उन्हें तो हम कौन से पेत्र पदार्थ कहेंगे, मूल स्थानीय पेत्र पदार्थ के नाम को उससे उनको जानेंगे। अगर यही पदार्थ किसी जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा, या अत्यधिक तीव्र हवा के कारण, या बर्फ के पिघलने से जो पानी बह रहा है, या बर्फ के जब स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, तो बर्फ अपने साथ में एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है। मान लीजिए हम एक ही कारक लेते हैं और वो लेते हैं जल को लेते हैं। जल क्या करता है, यहाँ पर जो पेत्र पदार्थ पड़ा हुआ है इसको अपने साथ में बहाकर ऊंचे स्थलों से ले जाकर उनको क्या कर देता है, जो भी मैदानी क्षेत्र वहां पर लाकर इकट्ठा कर देता है, और वहां पर लाने के बाद में मृदा का निर्माण कर देता है। तो ऐसे कारक को हम क्या कहते हैं, वाहित पेत्र पदार्थ के रूप में जानते हैं। और यहाँ से इसको लाने के लिए जो कारक जो जिम्मेदार होता है वो कारक कौन सा हो जाएगा, जल इसके लिए जिम्मेदार कारक हो जाएगा। तो वाहित पेत्र पदार्थ क्या होते हैं, तो वह कारक जो चट्टानों के जो अवशेष होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें हम वाहित पेत्र पदार्थ के नाम से जानते हैं, या वाहित कारक के नाम से उनको जानते हैं। अब वाहित कारक कौन से होते हैं, तो नंबर फर्स्ट जल होता है, नंबर सेकंड
वायु होता है, नंबर थर्ड होता है गुरुत्व होता है, और नंबर फोर्थ हो जाएगा बर्फ होता है। तो ये चार वाहिद कारक जिम्मेदार होते हैं पेत्र पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। इसी कारण इनको हमने नाम क्या दिया है, वाहिद पेत्र पदार्थ, इनको नाम दिया है हमने, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जल के बारे में, देखते हैं कि जल एक स्थान से कैसे ले जाता है। तो जल कैसे ले जाता है, तो कोई भी पेत्र पदार्थ चट्टान के ऊपर पड़ा रहता है, वो अपने साथ में जल अत्यधिक तीव्र वेग के कारण जल के तीव्र वेग के साथ में बहकर आ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जम जाते हैं। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वाहिद पेत्र पदार्थ के लिए, तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब जल कैसे कैसे करता है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं फटाफट से। इसकी जो प्रोसेस होती है वो यही होती है कि यहाँ से जो पेत्र पदार्थ होंगे वो जल में घुलेंगे और जल के साथ में बहते बहते हुए ये मैदानी क्षेत्रों में या किसी पहाड़ी क्षेत्रों में, नीचे के जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर आकर अवरोध मिलने पर वहां पर आकर जम जाएंगे और एक लंबे समय के बाद में ये एक मृदा का निर्माण कर देंगे। तो यदि हम जल की बात करें, तो जल जो होता है वो तीन तरह से जो पेत्र पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और उनकी कंडीशन के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो बात करें हम यदि जल के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर जो जल होता है, अगर वो क्या कर रहा है, जो बारीक कण होते हैं यानी कि जलोढ़ या इसी को क्या बोलते हैं, एलुवियल जलोढ़ क्या होता है, तो जो मृदा के जो बारीक कण होते हैं, बारीक कण बहते हुए पानी के साथ में जब जाकर मैदानी क्षेत्रों में इकट्ठा हो जाते हैं और मृदा का निर्माण करते हैं तो उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। अगर मृदा का निर्माण हो रहा है तो जलोढ़ मृदा कहेंगे। और अगर उस पूरी प्रोसेस को यानी कि जहाँ से मान लीजिए ये चट्टान थी, यहाँ से पेत्र पदार्थों को बहाकर वो अपने साथ में ले गया छोटे छोटे बारीक कणों को, तो उन कणों को हम किस नाम से जानते हैं, तो जलोढ़ के नाम से जानते हैं। ये तो हम कह सकते हैं जलोढ़ या एलुवियल के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो होता है जल होता है। लेकिन जल की कौन सी अवस्था होती है, तो जल की जो अवस्था होती है वो कौन सा होता है, बहता पानी होता है। कौन सा होता है, तो बहता पानी इसके लिए जिम्मेदार कारक होता है। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा एलुवियल या जलोढ़ के लिए जो जिम्मेदार कारक होगा वो कौन सा होगा, तो बहता पानी इसके लिए जिम्मेदार कारक होगा। नंबर सेकंड की बात करें हम, सरोवर किसके लिए, तो सरोवर क्या होते हैं, तो छोटे छोटे जो झीलें होती हैं, झीलें क्या होती है, लगातार एक या तो कई जगह वो स्थिर रहती है, लेकिन झीलें भी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं और वह भी अपने साथ में छोटे छोटे मृदा के कण या कार्बनिक पदार्थ या उनके अवशेष को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और चले जाने के बाद में वो सरोवरों के अंदर उनको डाल देते हैं और डालने के बाद में जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ धीरे धीरे उसके पेंदे में बैठ जाते हैं और पेंदे में बैठकर वो धीरे धीरे कई वर्षों के बाद में वहां पर एक मृदा का निर्माण हो जाता है, मृदा की परत बन जाती है। तो सरोवर के लिए जो जिम्मेदार जो कारक होता है वो कौन सा होता है, सरोवर के अंदर जो पड़े हुए पदार्थ होते हैं उनके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है इसमें झीलें। कौन हो जाएगा, झीलें या लेक्स हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें हम, समुद्री अवशेष या समुद्री अवशेष, ठीक है ना। तो समुद्री अवशेष की बात करें तो समुद्र के अंदर भी कई सारे पदार्थ होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर पहुंचते हैं। तो उनके लिए जो जिम्मेदार कारक होगा वो जल की कौन सी अवस्था हो जाएगी, समुद्र हो जाएगी। क्योंकि समुद्र के अंदर भी क्या होता है, तो समुद्र में भी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वो लहरें उठती है और जिसके अंदर ज्वार भाटा आते हैं तो और कई सारे ज्वारीय तरंगें उठती हैं। तो उन लहरों की वजह से क्या होता है, जो चट्टान होती है वो चट्टानें कमजोर हो जाती है और वो चट्टानों के ऊपर जो अवशेष रहते हैं वो उनके पानी के साथ में मिलकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। तो उनके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो क्या होता है, समुद्र का जो खुद का पानी होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो समुद्री अवशेष के लिए जो जिम्मेदार हो जाएगा वो समुद्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल के अंदर ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, जलोढ़ के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, बहता पानी, सरोवर के लिए झीलें और समुद्री अवशेष के लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए समुद्र जिम्मेदार हो जाएगा। तो जल के अंदर ये तीनों कारक इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सेकंड पर हम बात करते हैं वायु की। किसके बारे में, वायु की। नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें वायु या विंड, इंग्लिश में इसको हम विंड कहेंगे, ठीक है ना।
इसके बारे में बात करें तो जो हवा होती है यह भी क्या करती है, जो शुष्क जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी कई सारी चट्टानें पाई जाती हैं। तो हवा भी शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो पेट्रो पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो वायु होती है इसको हम वायु शरण के रूप में जानते हैं, क्योंकि वायु शरण भी एक अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो पेट्रो पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर दो इंपोर्टेंट हो जाएगा वायु के लिए। नंबर फर्स्ट हो जाएगा कौन, वातोड़, क्या हो जाएगा वातोड़, और नंबर सेकंड हो जाएगा लोएस, क्या हो जाएगा वातोड़ और लोएस। दोनों क्या होते हैं तो इनके बारे में देखते हैं। वातोड़ क्या होता है तो मान लीजिए रेगिस्तान की बात करें हम तो रेगिस्तान में क्या बनते हैं, टीले, रेत के टीले बनते हैं। ये हमारा एक रेगिस्तान मान लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं और इसके आसपास ये ऐसे छोटे मोटे ऐसे टीले बने हुए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ऐसे छोटे टीले बने हुए हैं। ये आगे की तरफ एक कहीं पे बड़े कहीं पे छोटे इस प्रकार से टीले बने हुए। होता क्या है तो जब अत्यधिक तीव्र हवा चलती है, अत्यधिक तीव्र हवा चलने की वजह से क्या होता है तो यहाँ पर मान लीजिए पहले से कोई रेत इकट्ठी हुई होती है। अब अत्यधिक जब तीव्र हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, यहाँ से हवा को उठाएगी, हवा को उठाकर दूसरी जगह जो अवरोध जहाँ पर भी उनको मिलेगा वहां पर जाकर उनको पटक देगी, यहाँ पर वहां पर जाकर वो एकत्रित कर देगी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वातोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, वातोड़ कहते हैं। यानी कि यहाँ से जो पहले एक जगह एकत्रित थे वहां से हवा के माध्यम से जो रेत थी या पेत्र पदार्थ थे, चट्टानें यहाँ पर बड़ी बड़ी थी, चट्टानें टूट गई, कमजोर हो गई, वहां से फिर यह क्या होते हैं, हवा के माध्यम से पेत्र पदार्थ होते हैं वो हवा के साथ में उठते हैं और उठने के बाद में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जहां पर भी उनको अवरोध मिलता है वहां पर जाकर वो रेत के टीले के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस क्रिया को कहा जाता है वातोड़। क्या कहते हैं, वातोड़ कहते हैं पेत्र पदार्थ के रूप में, ठीक है ना। तो वातोड़ क्या होता है, तो वातोड़ जब चट्टानें कमजोर हो जाती है और कमजोर चट्टानों के संपर्क में जब तीव्र हवा आती है तो तीव्र हवा अपने साथ में, तीव्र हवा का जो वेग होता है वो अपने साथ में रेत के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देता है। इस क्रिया को वातोड़ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। और लोएस क्या होता है, तो लोएस क्या होता है, तो पूरी जो प्रोसेस हो रही है इस पूरी प्रोसेस से पहले की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। तो इसके अंदर वायु के अंदर दो ही इंपोर्टेंट है, कौन कौन से, वातोड़ और लोएस। कौन से हो जाएंगे, वातोड़ और लोएस दोनों इंपोर्टेंट है। दोनों इंपोर्टेंट कौन कौन से, वातोड़ और लोएस इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इसके अंदर दोनों के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है इसके अंदर कि आपको प्रश्न के अंदर लोएस, वातोड़ या जलोढ़ कुछ भी ऐसे कारक दे देंगे, इनमें से पूछेंगे निम्न में से किसके लिए कौन सा वाहित कारक जिम्मेदार। मान लीजिए लोएस दे दिया तो प्रश्न आ जाएगा लोएस के लिए निम्न में से वाहित कारक कौन सा जिम्मेदार होता है। तो लोएस के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा या वायु हो जाएगा, ठीक है ना, या पवन हो जाएगा। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम बर्फ के बारे में बात करें। बर्फ किस प्रकार से, नंबर थर्ड हो जाएगा बर्फ। बर्फ की बात करें तो बर्फ के अंदर जो वाहित, बर्फ भी एक वाहित पेत्र पदार्थ का कार्य करता है। इसके अंदर कौन कौन आता है, तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट आता है हमारा टिल, या हम कह सकते हैं हिमोड। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है, हिमोड आता है। कौन सा आता है, हिमोड। हिमोड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो मेराइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेराइन। ये इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेराइन, हिमोड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेराइन कहते हैं। अब हिमोड होता क्या है, तो हिमोड के बारे में हम चर्चा करें तो जब बर्फ बनता है, बर्फ बनने के दौरान जैसे जैसे बर्फ बनता है तो बर्फ बनने के दौरान उसकी जो अग्र पंक्ति होती है, यानी कि बर्फ के निर्माण के दौरान बर्फ के अग्रभाग पर एक पथरीली कंक्रीट के रूप में, चट्टान के रूप में अवक्षेप जम जाता है या अवक्षेप पाया जाता है, उसे हम हिमोड के नाम से उसको जानते हैं। तो हिमोड क्या होता है, तो हिमोड के बारे में हम देखें तो हाँ, तो हिमोड क्या होता है, तो मान लीजिए ये हमारा कोई पर्वत हो गया, ठीक है ना, ये हमारा कोई पर्वत हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए बर्फ गिर रही है, तो स्नोफॉल हो रहा है, तो बर्फ में क्या होता है, बर्फ का निर्माण हो रहा है। बर्फ बनते समय चट्टान के ऊपर बर्फ बन रहा है, तो बर्फ बनते समय उस बर्फ के अग्रभाग पर
बर्फ के निर्माण के समय बर्फ के अग्रभाग पर चट्टान के चट्टान के रूप में उसके अवक्षेप का निक्षेप बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बर्फ गिर रही है और बर्फ गिरते समय क्या होता है, जो चट्टान का जो या बर्फ का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग के समय क्या होता है, तो चट्टान के रूप में उसके ऊपर अवक्षेप के निक्षेप पाए जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे चट्टान है, यहाँ से पहले ही चट्टानें क्या थी, ऊपर से पूरी तरफ से इसके ऊपर बर्फ नहीं था। जैसे जैसे इसके ऊपर बर्फ गिरेगा तो क्या होगा, तो इसके जो बर्फ थी, बर्फ के जैसे जैसे बर्फ, मान लीजिए यहाँ से बर्फ का धीरे धीरे बर्फ का निर्माण हो रहा है। बर्फ के निर्माण होते समय यहाँ पर क्या होता है, तो पहले यहाँ पर अवक्षेप पड़े हुए थे, लेकिन जैसे बर्फ गिरता है तो वो अवक्षेप इसके नीचे दब जाते हैं और जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, तो पिघलते समय वो क्या होता है, अपने साथ में यहाँ से भी जो अवक्षेप होते हैं पहले तो वो उसके नीचे दब जाते हैं, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ अपने साथ में वहां से अवक्षेप को निकालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चली जाती है। इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। तो हमारे लिए इसकी परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए बस इम्पोर्टेंट ये है कि जो बर्फ होता है, बर्फ किस प्रकार से पेत्र पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, उस क्रिया के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, हिमोड आता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा टिल मैदान। नेक्स्ट क्या आता है, टिल मैदान। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं क्या, टिल प्लेन के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं, टिल प्लेन। इसको टिल प्लेन के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो टिल प्लेन के नाम से इसको जानते हैं, या टिल मैदान, ठीक है ना, टिल प्लेन या टिल मैदान के नाम से इसको जानते हैं। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, तो नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा क्या, ग्लेशियर नदी मैदान। क्या हो जाएगा, ग्लेशियर नदी मैदान हो जाएगा हमारे लिए। तो बर्फ के लिए ये तीन कारक जिम्मेदार होता है, यानी कि बर्फ जो वाहित पेत्र पदार्थ होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो बर्फ होता है। और बर्फ के अंदर भी इसकी तीन कंडीशन होती है, कौन कौन सी, हिमोड होता है, टिल मैदान होता है और ग्लेशियर नदी मैदान होता है। ग्लेशियर नदी मैदान क्या होता है, तो जब भी बर्फ पिघलती है तो उस समय अपने साथ में जो रेत के जो कण होते हैं उनको अपने साथ बहा कर ले जाती है। इस क्रिया को ग्लेशियर नदी मैदान के नाम से हम जानते हैं। और टिल मैदान क्या होता है, तो जब बर्फ का निर्माण से पहले उसका जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग पिघलता है और वहां पर एक निक्षेप का निर्माण कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, टिल मैदान के नाम से इसको हम जानते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा कि वायु और बर्फ किस प्रकार पेत्र पदार्थ का या वाहित कारक के रूप में कार्य करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, वायु के अंदर कौन कौन आता है, तो वातोड़ और लोहेस आता है, और बर्फ के अंदर हिमोड, टिल मैदान और ग्लेशियर नदी मैदान आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम नंबर थर्ड की बात करते हैं, गुरुत्व की। नंबर फोर्थ हो जाएगा, सॉरी, गुरुत्व की बात करें तो गुरुत्व के अंदर केवल एक इंपॉर्टेंट, और वो क्या हो जाएगा, सेल मलबा। क्या हो जाएगा, सेल मलबा इंपॉर्टेंट है कि सेल मलबा के लिए निम्न में से कौन सा वाहित कारक या जो ट्रांसपोर्टेड फैक्टर जिम्मेदार होता है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए गुरुत्व जिम्मेदार हो जाएगा। इस प्रकार जल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट हो जाएगा जलोढ़, दूसरा हो जाएगा उसके अंदर सरोवर हो जाएगा और समुद्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें वायु के अंदर वातोड़ और लोहेस जिम्मेदार हो जाएगा, और बर्फ के अंदर हिमोड, टिल मैदान और ग्लेशियर नदी मैदान जिम्मेदार हो जाएगा, और गुरुत्व किसके लिए जिम्मेदार हो जाएगा, तो सेल मलबा के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। अब इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसके अंदर कुछ डेफिनेशन आते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जलोढ़ क्या होता है, ट्रैकिस या वेदिका क्या होती है, डेल्टा क्या होते हैं, उनके बारे में एक नजर डाल देते हैं उनके ऊपर। इनके बारे में हम देखें तो इसके अंदर नंबर फर्स्ट जो हमारी परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होते हैं, तो जनरली हम सभी जानते हैं डेल्टा
क्या होता है, तो जब कोई भी नदी के अंदर जो बहता हुआ पानी होता है वो अपने साथ में छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं या जो कार्बनिक पदार्थ के अवशेष होते हैं उनको अपने साथ में बहा कर ले जाता है, और जो नदी के जो मुहाने होते हैं यानी कि उसका जो अंतिम सिरा होता है या उसका जो फैलाव क्षेत्र आ जाता है वहां पर ले जाकर इकट्ठा कर देता है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा आगे जाकर धीरे धीरे क्या बन जाता है, यहाँ पर लगातार मिट्टी का और कार्बनिक कण एकत्रित होते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे एक हमारे आइलैंड के रूप में विकसित हो जाता है और वो क्या हो जाता है, डेल्टा। तो डेल्टा से जो निर्मित जो मृदा होती है वो किस प्रकार की होती है, तो दलदली होती है। और भारत में बात करें डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा सबसे फेमस डेल्टा हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। बहता पानी, कौन सा पानी, बहता पानी अपने साथ, बहता पानी अपने साथ, बहता पानी अपने साथ मृदा के बारीक कण, बहता पानी मृदा के बारीक कण, मृदा, बहता पानी अपने साथ मृदा के बारीक कण को बहा ले जाकर नदी के मुहाने, मुहाने का अर्थ होता है यहाँ पर उसका अंतिम सिरा, ठीक है ना, मुहाने पर एकत्रित कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। ये हमारे लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो बहता पानी अपने साथ मृदा के बारीक कणों को वहां ले जाता है और नदी के जो मुहाना होता है वहां पर ले जाकर उनको एकत्रित कर देता है, और इस उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं, ये तो इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो डेल्टा होती है। डेल्टा अपने साथ में क्या ले जाता है, मृदा के बारीक कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर लेकर जाता है। तो इनसे जो अल्टीमेटली आगे जाकर अगर यही क्रिया कई वर्षों करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है तो वो आगे जाकर एक मृदा का निर्माण करता है, और उस मृदा का नाम क्या होता है, तो अगर बात करें डेल्टा से निर्मित जो मृदा होती है वो कौन सी मृदा होती है, तो यहाँ पर हम अलग बिंदु बनाकर लिख लेते हैं। डेल्टा से निर्मित मृदा, डेल्टा से निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी दलदली मृदा। कौन सी मृदा हो जाएगी, दलदली मृदा, या इसी मृदा को हम कह सकते हैं कौन सी, डेल्टाई मृदा, डेल्टाई मृदा, ठीक है ना। तो कौन सी मृदा हो जाएगी, दलदली मृदा हो जाएगी या डेल्टाई मृदा हो जाएगी। इसके अलावा बात करें जो दलदली जो मृदा होती है, ये दलदली मृदा जैव विविधता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, अति महत्वपूर्ण, ठीक है ना। जो दलदली जो मृदा होती है वो जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो डेल्टा के बारे में हमने 4 बिंदु देखे, क्या होती है इसकी परिभाषा वो देखी, और इसका उदाहरण या एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा, जहां पर बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है ना। और डेल्टा से जो निर्मित मृदा होती है वो कौन सी होती है, दलदली या डेल्टाई मृदा होती है। और जो डेल्टाई जो मृदा होती है वो क्या होती है, जैव विविधता की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात अगर हम एडिशनल पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो जो सुंदरबन डेल्टा है, इस डेल्टा को क्या किया गया, इसको सुंदरबन डेल्टा को नंबर फर्स्ट तो नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिला हुआ है, इनकी राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया। इसके अलावा बात करें तो ये क्या एक हमारे क्या अभ्यारण्य भी है, क्या है, अभ्यारण्य भी है, यानी ठीक है ना, सुंदरबन अभ्यारण्य भी है ये। इसके अलावा और बात करें तो ये क्या है, एक बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है, जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। इसके अलावा और बात करें तो जो सुंदरबन डेल्टा ये क्या है, रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है। ये चारों क्या होते हैं, तो जब हम इकोलॉजी के अंदर एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी चैप्टर पढ़ते हैं, तब
उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता का संरक्षण के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से होते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए उठाए गए जो कदम होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इन सिटू कंजर्वेशन और होता है एक सिटू कंजर्वेशन। तो उसके अंदर जो सारे होते हैं, जो ये इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं, जहां पर स्थित है वहां पर ही उसका संरक्षण करना। तो नंबर फर्स्ट हो जाएगा जो सुंदरवन डेल्टा, वो नेशनल पार्क भी स्थित है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा भी दिया गया है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक यूनेस्को के द्वारा इसको घोषित किया जाता है। तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये रामसर साइट भी होती है। रामसर साइट क्या होते हैं, जो भी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होती है, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए 1971 में रामसर शहर के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, संधि हुई थी, उसे हम क्या कहते हैं, रामसर संधि के नाम से जानते हैं। और वो विश्व में चयनित करती है कि कौन से वेटलैंड या आर्द्र भूमि को हमको संरक्षित करना है, वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जैव विविधता पाई जाती है, उसको हमको किस प्रकार से सुरक्षित करना है। तो उसको एक साइट के रूप में घोषित किया जाता है और उसके कुछ नियमावली बना दी जाती है कि इस पर किसी को आने जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो उसे हम रामसर साइट के नाम से जानते हैं। तो इसको 2019 के अंदर, कब 2019 के अंदर जो सुंदरवन डेल्टा था, इसको क्या किया गया, रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अगर रामसर साइट के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर अलग से सेशन बनाए हुए हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा हुआ है। इसके 2 सेशन बनाए हुए हैं, उसको आप जाकर देखें यूट्यूब चैनल पर, मेरे धरणीधर एग्रो क्लासेस चैनल पर आप जाकर वहाँ पर रामसर साइट जाकर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर 2 सेशन मिलेंगे, जिसके अंदर मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि रामसर साइट क्या होती है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सुंदरवन डेल्टा के एडिशनल पॉइंट क्या होंगे, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और रामसर साइट भी है स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा के बारे में, थोड़ी हम बात करते हैं नेक्स्ट जलोढ़ के बारे में। किसके बारे में, जलोढ़ के बारे में, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जलोढ़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 2 हो जाएगा इसमें जलोढ़, क्या हो जाएगा, जलोढ़। जलोढ़ को क्या कहा जाता है, तो एलुवियल, एलुवियल, एलुवियल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एलुवियल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। अगर इसी का दूसरा नाम क्या होता है तो इसी को कछार कहते हैं, और इससे जो निर्मित जो मृदा होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसमें भी जो इसमें क्या हो जाएगा, तो बहता पानी, बहता पानी अपने साथ, बहता पानी अपने साथ, जो भी बहता पानी होता है अपने साथ क्या ले जाता है, मृदा कण, मृदा कण को बहा ले जाए, जो मृदा कण होते हैं उनको बहा ले जाए, बहा ले जाए तो उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। और इससे निर्मित, इससे निर्मित मृदा कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी जलोढ़ मृदा हो जाएगी। कौन सी मृदा हो जाएगी, जलोढ़ मृदा होती है, और इससे निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ क्या होता है, तो बहता पानी अपने साथ में मृदा के कणों को बहा कर ले जाए, या इसके और भी परिभाषा हम बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो जो बहता पानी होता है, या हम कह सकते हैं कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र से बहता पानी मृदा के कणों को अपने साथ बहा ले जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। और उससे निर्मित जो मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा के नाम से इसको हम जानते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो जलोढ़ होती है, ये जलोढ़ का अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे गंगा व यमुना का मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, यानी कि ये गंगा और यमुना जो नदियां होती है ये कहाँ से, पर्वत से निकलती है, पर्वत से निकलती है तो ये अपने साथ में क्या होती हैं,
वहां से निकलती है, तो बड़ी मात्रा में ये मृदा के कणों को, अवशेषों को अपने साथ में बहाकर लाती है और मैदानी क्षेत्रों में लाकर छोड़ देती है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम जलोढ़ कहते हैं। और उनसे जो मैदानी क्षेत्रों में जो निर्मित जो मृदाएं होती है वो कौन सी मृदाएं होती हैं, तो जलोढ़ मृदाएं होती है। तो हम उदाहरण की बात करें तो जैसे यूपी, बिहार हो गया, ये सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हो गए। और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, काफी उपजाऊ होती है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो चंबल का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा से युक्त क्षेत्र हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम, जो जलोढ़ जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट जो होता है इसके अंदर बांगर, बांगर, और नंबर सेकंड होता है इसके अंदर खादर। क्या होता है, बांगर और खादर। इनके बारे में बात करें तो जो ये मृदा के जो कण होते हैं, ये मृदा के कण, मृदा के कण क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर लेकर जा रहे हैं। कौन लेकर जा रहा है, तो बहता हुआ पानी लेकर जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी आधार पर तो मृदा के कणों के अंदर और क्या क्या हो सकते हैं, तो कई सारे अवशेष हो सकते हैं। या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं केवल बहता पानी अपने साथ में कणों। अब वो कण कौन से हो सकते हैं, मृदा के कण हो सकते हैं, पादप अवशेष के कण हो सकते हैं, या जंतु अवशेष के कण हो सकते हैं, या कई प्रकार के अवशेष होते हैं, उनको बहाकर लेकर जाता है। तो उनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो अगर जो बहाकर ले जाए जो वाला जो अवशेष होते हैं वो क्या होते हैं, पुराने होंगे और नए होंगे, तो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर वो जो कण होते हैं, अवशेष होंगे, अगर वो नवीनतम होंगे तो नवीनतम कणों को क्या कहते हैं, हम खादर कहते हैं। और पुराने जो कण होंगे उनको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और इनसे जो निर्मित जो मृदा होती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको हम खादर। और पुराने जलोढ़ के अवक्षेप से निर्मित जो मृदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। तो इन दोनों की जो सीधी सीधी परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो नई जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ जो मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। यानी नई जलोढ़ मृदा, यानी कि जो अभी अभी निर्मित होती है, यानी कि जो हाल ही के दिनों में अपने साथ में कणों को बहाकर लाते हैं और एक मृदा का निर्माण कर देते हैं, उस मृदा को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बांगर के नाम से इसको जानते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बांगर और खादर क्या होता है, तो नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं और पुरानी जो जलोढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है, खादर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं जो पुरानी और नई जो जलोढ़ मृदा होती है इन दोनों में सबसे उपजाऊ कौन सी होती है, या हम कह सकते हैं कि बांगर और खादर में सबसे उपजाऊ कौन सी होती है। तो जो खादर जो होती है ये सबसे उपजाऊ होती है, सबसे उपजाऊ मृदा, ठीक है ना। सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, तो वो होती है खादर होती है। अगर अल्टीमेट ये पूछा जाए कि जो हमें ऑप्शन के अंदर दे दिए जैसे जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ होती है, लेटराइट लाल लोमी मृदा होती है, या रेगिस्तानी मृदा होती है, पर्वतीय मृदा होती है, या जंगल की मृदा होती है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है वो तो कौन सी हो जाएगी, जलोढ़ मृदा हो जाएगी। अगर जलोढ़ मृदा के अंदर ही पूछा जाए कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है तो वो हो जाएगी खादर, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका क्षेत्र कौन सा होता है, तो भारत का जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग जिसके अंदर उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान का कुछ हिस्सा आ गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो पूरा क्षेत्र होता है उसके अंदर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और भारत के लगभग ये 1/3 हिस्से में, यानी कह सकते हैं हम लगभग 20% हिस्से पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और सबसे उपजाऊ होती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा कौन सी, जलोढ़ मृदा होती है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो बहते हुए पानी के कारण से इसका निर्माण होता है, जिसमें कौन से कण होते हैं, तो वो उसके अंदर मृदा के कण हो सकते हैं, पेतर पदार्थ हो सकते हैं चट्टानों के, इसके अलावा पादप अवशेष हो सकते हैं, जंतु अवशेष हो सकते हैं। इसके अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा होती है वो भरपूर पाई जाती है, सबसे अधिक इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें ये पोषक तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी होती है, ये इसके कुछ एडिशनल पॉइंट होते हैं। इसके अलावा हम जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब हम भारत की और राजस्थान की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों को 8-8 भागों में बांटा गया है, इनको हम एक मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, तब हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होती है, लाल लोमी मृदा क्या होती है, लेटराइट मृदा क्या होती है। फिलहाल जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक के अंदर बस इतना सा ही। इसका जो पूरा क्लासिफिकेशन होता है पेय पदार्थों का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, वो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट होता है।
ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अधिक से अधिक देख सकें। और आपको ये सेशन समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।